Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh Lecture. Today we are study about most important topic हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको हाइड्रोजन बंध के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो टू टाइप्स में होता है। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और दूसरा होता है आपका वीक इंटरेक्शन होता है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा। तो यह वास्तव में कह सकते थे बॉन्ड हुआ करता था जिसको हम लोग एक नाम देते थे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते थे। इसी टाइप में आप जो पढ़े होंगे वीक इंटरेक्शन में यानी कि वीक बॉन्ड में आप लोग एक पढ़े होंगे वान डर वाल फोर्स। और वान डर वाल फोर्स के अलावा भी एक आपका वीक बॉन्ड होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और यह जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वह वान डर वाल फोर्स से क्या होता है, मजबूत होता है, या वान डर वाल फोर्स से इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है ज्यादा होती है, लेकिन आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होता है, कम होता है। तो चलते हैं हम टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बोला कि ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है ये एक प्रकार का क्या आपका वीक इंटरेक्शन होता है, वीक बॉन्ड होता है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि यह आपका जो आपको बोला गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड में मैंने बोला कि इसमें एक आपका इंटरेक्शन होता है वान डर वाल फोर्स या वान डर वाल इंटरेक्शन या वान डर वाल बॉन्ड कर लेते हैं, ठीक है। वान डर वाल फोर्स जो होता है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वह क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है आपका कम होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वह आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होता है आपका कम होता है, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका वान डर वाल फोर्स होता है, वान डर वाल फोर्स की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वान डर वाल फोर्स की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वह क्या होता है आपका 8 किलो जूल प्रति मोल से क्या होता है आपका कम होता है। लेकिन यह जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वह क्या होता है आपका 8 किलो जूल प्रति मोल के लगभग क्या होता है आपका बराबर होता है। ऐसा समझने तक नहीं है, ठीक है। और यह जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 200 किलो जूल प्रति मोल से क्या होती है, अधिक होती है। ये जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड होता है इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है वह क्या होता है आपका 200 किलो जूल प्रति मोल से क्या होगा आपका अधिक होता है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या बोला कि यह जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वह क्या होता है आपका वान डर वाल फोर्स से मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, और आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होता है आपका कमजोर होता है, ठीक है। कर लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, यह 8 किलो जूल से 42 किलो जूल प्रति मोल के बराबर होता है। यह भी लिख लीजिए 42 किलो जूल प्रति मोल के बराबर। करिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं टॉपिक पर। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। चलो, जैसे अब इसके बाद हम पढ़ ले थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड में एक और टॉपिक पढ़ ले जिसका नाम होता है आपका किसमें किसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। किसके किसके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई मैंने एक ले लिया कोवैलेंट बॉन्ड को ले लिया, मैंने कोवैलेंट कंपाउंड को एक ले लिया जिसका नाम ए और एच से प्रदर्शित कर दिया, ए और एच से दिखा दिया। देखो जैसे मैंने क्या कर दिया, ए कर लिया, सिंगल बॉन्ड क्या कर दिया एच।
अब आप पढ़ रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन का होना तो आवश्यक है, ये तो पता है, सबको क्लियर दिख रहा है ना, सबको क्लियर दिख रहा है। तो चले हम आगे, दिख रहा है, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैंने ले लिया कोई एक कोवेलेंट कंपाउंड ले लिया ए और एच, और आपको पता है कि यह जो आपका ए होगा, सॉरी ए और एच हो गया, और मैंने बोला कि यह जो आपका ए होगा, ए की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या आपका ज्यादा मान लिया जाए, और ए की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा उसका, ए इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स कर लो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। और एक आपका होता है जिसका कार्बन में भी हो सकता है, और किसमें हो सकता है आपका क्लोरीन में हो सकता है, लेकिन ध्यान देना कि ये जो कार्बन और क्लोरीन होता है, कार्बन और क्लोरीन जब लिया जाएगा तो किसके लिए लिया जाएगा आपका ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए लिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो 4.0 यानी कि लगभग कितना होता है आपका 4 होता है, और ये जो ऑक्सीजन होता है इसका 3.5 होता है, और जो नाइट्रोजन होता है उसका कितना होता है आपका 3 होता है, ठीक है। कार्बन और क्लोरीन में अगर देखेंगे तो ये जो आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है लगभग किसके बराबर हो जाती है, 3 के बराबर हो जाती है। समझ में आई मेरी बात, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपको पता है कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे आपको पता है कि दो एटम्स होते हैं, एक हाइड्रोजन का होता है, एक किसका होता है, या ऐसे कर लो कि दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ए का होता है और एक किसका होता है आपका एच का होता है। तो अगर मान लिया जाए कि ये आपका जो आपका ए दिया गया, एक है आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है, तो जब ये आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका पार्शियली निगेटिव चार्ज, क्या हो जाएगा भैया पार्शियली निगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई मेरी बात? अब मान लो कि इसके अलावा, ध्यान देना, इसके अलावा कोई एक और मैंने एटम्स दे दिया जिसका नाम मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बी, और बी के पास मैंने दिखा दिया कि आपका लोन पेयर है, बी के पास मैंने क्या दिखा दिया लोन पेयर। ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यह हाइड्रोजन क्या करता है जब इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो यह बी के साथ क्या करने लगता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने लगता है और एक कमजोर बंध बना लेता है जिसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दे देते हैं। समझ में आया? क्या नाम दे देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम लोग एच बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आपका बी होगा बोला जाएगा कि ये जो बी होगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स होगा और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, स्मॉल, कह सकते हैं इसको स्मॉल साइज, इसको मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका जो आपका बी होगा वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होगा, लेकिन इसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी कंपेयर किसके अनुसार, तो आप बोलेंगे लोन पेयर के आधार पर, ठीक है। जैसे आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन और मैंने नाइट्रोजन बताया ना, और जैसे मैंने एक और दे दिया कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन होने की कंडीशन क्या हो जाएगी आपके, या किस में होंगे आपके, तो ऑर्गेनिक में होंगे, ठीक है। आया समझ में मेरी बात? कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर हम आगे चलें, ठीक है। चलते हैं आगे, कोई दिक्कत? जैसे कोई एक क्वेश्चन में दे दूं, यह चीजें आप पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चीजें आपको दिया गया उसको आप नोट करिए। कर लिए भाई। अब जैसे कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड कि हाइड्रोजन बॉन्ड होने का कंडीशन क्या होगा, तो जैसे क्वेश्चन के रूप में अगर लिखेंगे तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। लिख दिया जाए इफ ए सिंगल बॉन्ड एच, हाइड्रोजन बॉन्ड पे हम क्या हो गया एच, फिर डॉटेड लाइन यहाँ पे क्या हो गया आपका बी, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया जाए इसकी लंबाई मान लिया जाए x और इसकी लंबाई क्या मान लिया जाए y, ठीक है। और आपको पता है कि ये कौन सा बॉन्ड है आपका, तो कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और इसका जो बॉन्ड होता है उसका नाम क्या होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो आपको पता ही हो गया कोवैलेंट बॉन्ड कब होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी रहेगा तो उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से, या कह सकते हो कि
डॉट बॉन्ड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ये जो होता है आपका सॉलिड लाइन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है, अब इसमें बोला जाए कि बताइए भाई, बोला जाएगा देन नंबर 1 कंडीशन बी ई एक्स ग्रेटर देन बी ई वाई, एंड सेकेंड इज बी ई एक्स इक्वल टू बी ई वाई, और तीसरा हम लिख दें बी ई एक्स बी ई वाई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ यह किसके लिए आपका सही होगा, मान लिया जाए कि मतलब इसमें कौन सा आपका सही होगा और कौन सा गलत है, तो आप ये बताइएगा कि जैसे अगर हम लोग लिख दें यहाँ पे HF2 मॉलिक्यूल्स, HF2 मॉलिक्यूल्स की बात कर दें, तो जो HF2 मॉलिक्यूल्स होगा तो आप क्या बोलोगे कि अभी मैंने आपको बताया होगा कि यह जो आपका इफ ए सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे H है, फिर डॉटेड लाइन है, फिर B है, और बोला कि A और H की जो बॉन्ड एनर्जी है उसको क्या बॉन्ड लेंथ क्या मान लिया गया, X मान लिया गया, और उसको बॉन्ड लेंथ को क्या मान लिया मैंने, Y। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका BEX होगा, मतलब ये जो आपका X की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वह Y के बॉन्ड एनर्जी से क्या होनी चाहिए, हमेशा हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, हमेशा बड़ी होनी चाहिए। समझ में आई मेरी बात? अब देखो जैसे अगर मैं बोल दूं आपको यहाँ पे HF2 दिखा दिया मैंने, तो HEF इस टाइप पे बना दूं HF2। अब आपको पता है कि H और F में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो अब आपको पता होगा कि मान लो इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना आपका 200 किलो जूल प्रति क्या आपका मोल, 200 किलो जूल प्रति मोल है H और F के बीच। तो यहाँ पे भी H और F है, तो इनकी भी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो भी कितना होगा आपका 200 किलो जूल प्रति मोल होगा। समझ में आई मेरी बात? तो आपको समझ में आया कि यह जो आपका यहाँ पे जो आपका X है और यहाँ पे जो Y है, यानी कि जो X की बॉन्ड एनर्जी है वो भी 200 किलो जूल प्रति मोल है, और ये जो आपका Y है उसकी भी बॉन्ड एनर्जी कितना आपका 200 किलो जूल प्रति मोल है। यानी कि BEX की वैल्यू BEY की क्या होगी, बराबर होगी। मतलब 1 और 2 तो आपका सही है, लेकिन ये जो तीसरा वाला होगा वो क्या होगा आपका गलत होगा। चीजें आपको समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे चलिए भाई, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ यह जो आप लिखे हैं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे भी कर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब यह जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा यह हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या है, बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे BEX इक्वल टू क्या हो गया, BEY हो गया। आगे चले भाई, आगे चले, चलो आते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर आते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हेडिंग बनाइएगा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, या पहले हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड का डिफिनेशन ही तो कर लें, डिफिनेशन तो छूट गया ना। हाइड्रोजन बॉन्ड हेडिंग बनाइए और इसका डिफिनेशन लिखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाइए, दिख नहीं रहा है क्या क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए भाई हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, बोला जाता है कि इफ हाइड्रोजन is directly attached with, if hydrogen atom is directly attached with मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, EN का मतलब क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोनिगेटिव। यहाँ पे लिख देते हैं EN का मतलब क्या हो गया भाई आपका, इलेक्ट्रोनिगेटिव। If hydrogen atom is directly attached with more electronegative atom like
फ्लोरीन, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, और मैंने बोला कि जो फ्लोरीन होगा उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी या इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कितना होगा 4.0 होगा, और जो ऑक्सीजन होगा उसका 3.5 होगा, और जो नाइट्रोजन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी 3.0 हो जाएगी। ठीक है, FON क्या बोला कि इफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक FON आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब कि अगर हाइड्रोजन, ध्यान देना, बोला गया कि इफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब बोला गया कि अगर हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर कोई बंध बनाता है तो ऐसे बंध को हम लोग कौन सा नाम देते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो किसमें किसमें हो सकता है, एग्जांपल के रूप में लिख लिया जाए, जैसे अब मैं लिख दिया HEF, H2O और लिख दिया NH3 ETC। इनके बीच जो बंध बनता है उस बंध का नाम क्या होता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको पता होगा कि ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये 2 टाइप्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है आपका 2 टाइप्स में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर, फर्स्ट होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा होता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और एक चीज जानते रहिएगा कि बोला जाता है कि हाइड्रोजन, यहां पे लिख देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। मतलब कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो 2 टाइप्स में होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको करिए तो फिर आगे चलें। नोट करिए फिर आगे चलें। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, चीजें तो आपको फाइनली समझ में आ रही होंगी। चलिए कर लिए आप लोग। चले आगे, चलते हैं आगे। हम हेडिंग बनाइएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हेडिंग बना लीजिएगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है भाई? तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब डिफिनेशन अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है कि ऐसा हाइड्रोजन बंध जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होता हो, यानी कह सकते हैं कि ऐसा हाइड्रोजन बंध जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच पाया जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड इन 2 different molecules, 2 different molecules, 2 different molecules। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा भाई, H2O, HF और NH3।
ठीक है, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच अगर कोई बंध बनता है हाइड्रोजन बंध, तो वो उसका नाम क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत? चले फिर आगे चले। जैसे एग्जांपल में मैंने सबसे पहले इसको बता दूं, H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल्स के बारे में पहले डिस्कस करें। तो आपको पता है कि यह जो आपका H2O मॉलिक्यूल्स है इसको कैसे दिखाएंगे? H2O मॉलिक्यूल्स को आपको पता होगा, यहाँ पे O, H और H, H2O, फिर यहाँ क्या करेंगे H, O, H, फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा H, O, H, फिर इसके बाद H, O, H। ठीक है, अब आपको पता है कि यह जो आपका हाइड्रोजन होगा वह किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसको क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस टाइप में यह जो आपका H2O मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड को या इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाता है। आया समझ में कि नहीं? चीजें फाइनली समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो फिर हम आगे चले, बताएं इसको। देखो ऐसे मान लो ए ओ बी, तो मतलब O और B के बीच आपका बॉन्ड बनेगा। जैसे मैंने इस टाइप में दिया था ना, A दिया था, फिर यहाँ पे H दिया था, फिर यहाँ पे क्या दे दिया था? B, तो इस टाइप में बॉन्ड बन गया। ठीक है, वही थी सेम कंडीशन इसके लिए। H2O हो गया, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं HF के बीच, HF के बीच चले इरेज करें ना इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जैसे हम HF की बात करें, HF मॉलिक्यूल्स, HF मॉलिक्यूल्स, तो आपको पता है HF को नाम हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF का नाम क्या पढ़ा जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये जो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF मॉलिक्यूल्स, तो ये जो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, इसका अगर हम लोग बॉन्ड दिखाएं इस टाइप का HF, ठीक है। आपको पता होगा कि H और F के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यह जो आपका F होता है, F इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर किसी भी हाइड्रोजन के साथ, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऐसे बॉन्ड को क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और यह एक प्रकार का कौन सा बॉन्ड हो जाता है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी मैं आपको बताऊंगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, पहले इसको करिए, चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके आगे अगर बढ़ाना चाहो तो आगे भी बढ़ जाएगा, जैसे हम H कर लो, फिर H कर लो, ठीक है, इस टाइप में बढ़ता चला जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, ये HF हो गया, फिर इसके बाद किसका नाम आता है? NH3 मॉलिक्यूल्स का। और NH3 मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये जो आपका NH3 मॉलिक्यूल्स होता है, NH3 को कैसे दिखा सकते हैं? देखो यहाँ पे N हो गया, N इज द सेंट्रल एटम, H और H, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे H N H, फिर H N H। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इनके बीच हम लोग कौन सा बॉन्ड बना देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और बोला गया था हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। और यह वाला जो बॉन्ड है इसका भी नाम क्या हो गया? हमने हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है, मतलब ये किसके लिए हो गया? तो आप बोलेंगे कि होमो एटॉमिक के लिए हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि NH3 आपका एक एटॉमिक हो गया, और यह तीसरा मतलब समान प्रकार के NH3 के बीच आपका हाइड्रोजन बन रहा है ना। तो अगर मैं हेट्रो एटॉमिक के लिए जब बात करूंगा तो हेट्रो एटॉमिक के लिए अभी हम आपको बता देते हैं कैसे हेट्रो एटॉमिक के लिए होता है। ठीक है, चीजें आपको फाइनली समझ में आ रही होंगी, मुझे इतना तो विश्वास हो रहा है। कर लिए, चले आगे। अब जैसे आपको दे दिया जाए कि एल्कोहल और वाटर, एल्कोहल और वाटर के बीच, जैसे देखो यहाँ क्या लिख दिया गया? एल्कोहल एंड वाटर।
अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH और वाटर का तो पता है आपका क्या होता है H2O, इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अल्कोहल और वाटर के बीच कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो देखो आपका ROH तो इसको ऐसे लिखिएगा ORH, लिख सकते हैं ROH। फिर इसके बाद क्या होता है H2O, H2O मतलब H2O। फिर इसके बाद HOR मतलब ROH, फिर HOH। इनके बीच आपको पता है कि डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका नाम क्या दिया जाएगा, यहाँ पर लिख देना, इसका नाम क्या दिया जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऐसे आप O और H के बीच ऐसे दिखा दो, फिर डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाइएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। यह वाला भी आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। चीजें समझ में आ गई आपको, कर लीजिए। करनी है भाई, अगर हो गया होगा तो चले आगे। जैसे हम अगला जो हेडिंग है तो उसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, बोला जाता है कि दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस बिटवीन टू फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। मतलब दो समान प्रकार के मॉलिक्यूल के बीच या उनके फंक्शनल ग्रुप के बीच जो बंध बनता है उसका नाम दिया जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए भाई। चलते हैं आगे। अब इंट्रामॉलिक्यूलर के बारे में डिस्कस करते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे अभी मैं यहाँ पे दे दी एक एग्जांपल, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का मतलब मैं बोरिक एसिड का फॉर्मूला लिख दिया H3BO3, और इसका नाम क्या होता है, बोरिक एसिड। नाम क्या होता है इसका, बोरिक एसिड। और ये जो बोरिक एसिड होता है इसका डायमर जैसे अभी आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पॉलीमर पढ़े हैं, तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत सारे मोनोमर मिलकर पॉलीमर का निर्माण करते हैं। तो ऐसे आप डायमर देखेंगे तो डायमर का मतलब हो जाता है H3BO3 जो मॉलिक्यूल होगा इसका कितना, 2, और इसको लोग क्या पढ़ देंगे, डायमर। क्या पढ़ेंगे, डायमर। डायमर का मतलब यहाँ कितना हो गया, इसका 2। ठीक है, अब जैसे आपको दे दिया H3BO3 में कैसे आप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो B होगा, B इज द सेंट्रल एटम, B इज द सेंट्रल एटम। फिर इसके बाद यहाँ पे O दिखा दिया, फिर यहाँ पे H दिखा दिया, फिर यहाँ पे मैंने O दिखा दिया, फिर H दिखा दिया, O दिखा दिया और H दिखा दिया। BO3 हो गया, H3BO3 हो गया, H3BO3 हो गया। आया समझ में, यह तो आपका हो गया एक मॉलिक्यूल से, और दूसरे मॉलिक्यूल को हम दूसरे साइड लिख देते हैं। वो ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, क्या बड़ा हो जाएगा तो दिखेगा ना। चलो यहाँ पे कर दें। अब फिर यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, B लिख दिया, और इसके साथ मैंने यहाँ पे O दिखा दिया, फिर इस टाइप में क्या दिखा दिया, H, फिर B दिखा दिया, फिर इसके साइड यहाँ पे H दिखा दिया, फिर इसके बाद O हो गया, फिर क्या हो गया आपका H हो गया, H3BO3। तो इनके बीच आपका कौन सा बॉन्ड बन जाता है, आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या दिखाता है, तो रिंग दिखाता है। ध्यान देना, यह क्या दिखाएगा आपका, रिंग दिखाएगा, और उसको क्या नाम देते हैं, डाईमेराइजेशन। और जो डाईमेराइजेशन होता है, ऐसे प्रोसेस को लोग नाम देते हैं, अगर कोई रिंग बनाने वाला जो प्रोसेस हो जाता है उसको नाम देते हैं हम लोग चिलेशन। क्या नाम देते हैं, चिलेशन। आया समझ में, चिलेशन कहते हैं उसको। आया समझ में ना,
करिए इसको जल्दी से भी। आया समझ में? अब ऐसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में लिख दें, इसको करिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे। जैसे मैंने लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपको पता होगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला RCOOH होता है। क्या होता है भाई? R, ऊपर लिख देना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका जनरल फॉर्मूला RCOO क्या होता है? H। यह क्या हो गया आपका? मोनोमर हो गया। और जब इसका डाइमर बनाएंगे तो डाइमर का मतलब क्या हो जाएगा? RCOOH का क्या? होल ट्वाइस। ठीक है, तो यह क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो गया आपका? डाइमर। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर है, इसके बीच हम लोग क्या दिखाएंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाएंगे। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ध्यान देना। यहाँ पे क्या हो गया आपका? R हो गया, क्या है फिर COOH है, तो इस टाइप से दिखाइएगा। दिखा सकते हैं? कोई दिक्कत? हाँ, कर सकते हैं ना भाई। अब फिर इसके बाद क्या करिएगा? एक और मॉलिक्यूल लीजिएगा R, फिर इसके बाद यहाँ पे दिखाइएगा आप O, यहाँ पे दिखा दीजिए H, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखाइएगा? डबल बॉन्ड O। ठीक है, R, अभी यहाँ पे क्या बचा था? अभी C यहाँ पर रहेगा ना, यहाँ पे C रहेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R। तो इनके बीच आप एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं और उस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइमेराइजेशन कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? डाइमेराइजेशन कहेंगे। और दिस प्रोसेस इज नोन एज चिलेशन। क्या बोलेंगे इसको? चिलेशन। इस प्रोसेस को नाम दे देंगे हम लोग चिलेशन कह देंगे। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि यह जो आपका इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वह सैलिसिलिक एसिड में भी पाया जाता है। सैलिसिलिक एसिड में भी पाया जाता है आपका कौन सा बॉन्ड? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, OH, यहाँ पे दिखा दिया जाए COOH। तो COOH को कैसे दिखाएंगे? आप यहाँ पे दिखाओ तो आप सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे दिखाओ डबल बॉन्ड O, और इनके बीच आपका जो बॉन्ड बन जाता है उसका नाम दिया जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसका नाम हो जाता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, चलिए आया समझ में? और मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक में आप हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच आप हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे बेंजीन का रिंग बना दिया, और यहाँ पे दिखा दिया मैंने OH दिखा दिया, और यहाँ पे दिखा दिया Cl। इनके बीच भी आपका बॉन्ड बन जाता है, उस बॉन्ड को नाम दिया जाता है, यहाँ पे लिख लो इसको, नाम इसका हो जाएगा आर्थोक्लोरोफिनॉल। और आर्थोक्लोरोफिनॉल में भी आपका कौन सा बॉन्ड बन जाता है? तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सब आपके एग्जांपल हो जाते हैं, कर लीजिए, फिर हम आगे चले। नोट करिए जल्दी से। चले आगे। अब इसके बाद कंडीशन के बारे में हम जान लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कंडीशन हेडिंग बनाइएगा, कंडीशन। मार्कर आज बहुत कम चल रहा है।
कंडीशन, कंडीशन में नंबर 1 हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड इज जनरली फॉर्म्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज जनरली फॉर्म्ड with atoms, hydrogen bond is generally formed with atoms of small size, ठीक है। बिकॉज स्मॉल साइज एग्जांपल में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। कर लिया इतना, आया समझ में। अब आप बोलोगे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन bond is formed due to the small size, मतलब स्मॉल साइज होने की वजह से ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। बट क्लोरीन इज नॉट फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये जो आपका क्लोरीन होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि ये जो क्लोरीन होता है इसकी जो साइज होती है वो कैसी हो जाती है, बिग हो जाती है, यानी कि बिगर, या कह सकते हैं कि बड़ी हो जाती है। इसकी साइज कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और आप अगला लिखिएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड with more electronegative element like फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मतलब हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे आपको फ्लोरीन और ऑक्सीजन के कारण ही क्या होता है, आपका बनता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, और आप लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर जो चैनल पर नया है वह बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।